Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Saima Amir, Senior Subject Specialist Biology. How are you all? Hopefully fine and busy in your online classes. Nowadays, we are studying chapter number 16, that is sport and movement. And now in this chapter, we will start movement in plants and the role of plant growth substances in the plant movement. So let's start our first topic, that is the movements in plants. As we know that all type of organisms, whether the animals or plants, they respond to some stimulus. A stimulus is actually a change, and the change, if it is in the external environment, this is called the external stimulus. If the change is in the internal environment, this is called the internal stimulus. So all the organisms, they respond to the stimulus. Animals, they change their positions, while plants, they are fixed. एनिमल्स का रिस्पॉन्स जो है वो हमें फौरी तौर पे नजर आ जाता है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. अगर उनको गर्मी लगी तो वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, अगर उनको सर्दी लग रही है तो वो धूप में आकर बैठ जाएंगे, अगर उनको भूख लगी है तो वो इन सर्च ऑफ फूड कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, कुछ खाएंगे, प्यास लगी है तो पानी की तरफ जाएंगे. यानी वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जो बड़ा क्लियरली हमें दिखाई दे देती है. While the plants they are fixed, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. तो हमने देखना ये है कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अपने स्टिमुलस में चेंज को, अपनी एनवायरनमेंट में चेंज को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. एक्चुअली द प्लांट्स दे चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न्स. अपनी ग्रोथ में कोई ना कोई ऐसी चेंज ले आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई रिस्पॉन्स दे रही हैं अपने स्टिमुलस को, अपनी एनवायरनमेंट में चेंज को. इसी में अभी हमने देखनी है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन केस ऑफ प्लांट्स. Basically, the movements in plants, they can be categorized into two types: autonomic movements and paratonic movements. Autonomic movements are the spontaneous movements due to internal causes. यानी वो plants की movement जो किसी internal cause के response में वो show करते हैं, these are called the autonomic movements. And the movements of the plants which are shown as response to some एक्सटर्नल कॉज, यानी जिनमें जो चेंज होती है वो इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है और उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं, उन्हें हम पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इन डिटेल. ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स अभी हमने बात की कि दीज आर द मूवमेंट्स व्हिच आर शोन बाय द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और द होल प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सम इंटरनल स्टिमुलस, एंड दे आर ऑफ फर्दर थ्री टाइप्स: टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स. इसमें से टैक्टिक मूवमेंट्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. These are the movements of an entire cell or organism due to internal stimulus. यानी कोई भी इंटरनल चेंज है एनवायरनमेंट में, इसकी वजह से पूरा सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसे हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. इट मे बी पॉजिटिव इफ इट इज टुवर्ड द स्टिमुलस, यानी अगर वो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो हो रही है, उसकी डायरेक्शन में शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट. इट मे बी नेगेटिव इफ इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. अगर वो जो मूवमेंट शो की जा रही है वो स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देन इट विल बी कॉल्ड द नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट. एंड दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन. एक्चुअली अभी हमने बात की है ना कि इन दिस केस द एंटायर सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव्स. पूरा सेल, ये पूरा ऑर्गेनिज्म इसके मूवमेंट शो करता है, तो इसलिए इन्हें मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन भी कहा जाता है. एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स. इनकी डिटेल अभी हम देखते हैं. First of all, we will talk about the phototactic movements, which are the movements in response to light. यानी जो लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट्स शो की जाती हैं. पूरा सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो करता है उसे हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट इज टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी अगर ऑर्गेनिज्म या उसका कोई सेल या पार्ट लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे. इट कैन बी नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट इफ इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. अगर सेल या ऑर्गेनिज्म लाइट सोर्स से पीछे की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, उससे दूर भागेगा, तो इसको हम नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. अब हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोटैक्टिव मूवमेंट की.
Upward passive movement of the chloroplast due to cyclosis is the best example. It helps the chloroplast to absorb maximum light for carbon dioxide fixation. The light intensity and direction both affect the intracellular distribution of the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि सेल के अंदर होती है ऑर्गेनेलिस में। अब ये क्लोरोप्लास्ट, इसको जब लाइट मिलती है तो ये उसके पेरिफेरी की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाना है, यानी फोटोसिंथेसिस करना, जो कि क्लोरोप्लास्ट का असल में काम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जब सोलर एनर्जी को उसको मिलती है, सोलर एनर्जी, तो वो उसको फौरी रिस्पॉन्स करता है और एक ऊपर की तरफ उसके सोर्स की तरफ एक पैसिव मूवमेंट शो करता है, and this is called the upward passive movement of chloroplast. And light intensity and direction, ये वो दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ये मूवमेंट भी ज्यादा जल्दी, क्विक और फास्ट मूवमेंट शो की जाती है। और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसी डायरेक्शन में क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट शो करता है। सो टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस. One is the light intensity and the other is the direction of sunlight. The second type of the tactic movement is the chemotactic movement. And these are the movements in response to the stimulus of chemicals. यानी किसी न किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में सेल या ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा जो मूवमेंट शो करता है उसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। And this movement is shown by the sperms in the liverwort mosses and spawns towards archegonia in response to the stimulus of nucleic acid released by the ovum. होता एक्चुअली ये है कि लिवरवर्ट, मॉसेस और फर्न्स वगैरह में ओवम जो एग होता है वो आर्चिगोनियम के अंदर होता है, एग रिलीज नहीं किया जाता, और जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी में, इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। अब ये स्पर्म्स जो हैं ये ओवा की तरफ आते हैं, ये आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं। तो कैसे आते हैं, ये कैसे सेंस करते हैं कि आर्चिगोनियम किधर है? जो एग होता है ओवम, वो अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में न्यूक्लिक एसिड रिलीज करता है। उस न्यूक्लिक एसिड को सेंस करते हुए जो स्पर्म्स होते हैं लिवरवर्ट, मॉसेस और फर्न्स वगैरह के, वो इसकी तरफ मूव करते हैं, आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं और वहां आकर ओवा को फर्टिलाइज करती हैं और इस तरह से इनकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू करती है। सो दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ द कीमोटैक्टिक मूवमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। Now we will talk about the second type of the movement, which are the turgor movements, and these are due to differential changes in the turgor and size of the cell as a result of gain or loss of water. यानी सेल जो है वो अगर वाटर गेन करेगा तो उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेल से पानी बाहर निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो उसका टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा और उसका साइज भी कम हो जाएगा। यानी उनमें जो रेट है, जो चेंजेस हैं, वो टर्गर में और साइज में आती हैं, जिसकी वजह से ये टर्गर मूवमेंट्स कहलाती हैं। एंड दीज टर्गर मूवमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज स्लीप मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। इसमें से हम स्लीप मूवमेंट्स को पहले देखते हैं। वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है स्लीप मूवमेंट्स, यानी सोने वाली पोजीशन में जो मूवमेंट शो की जाती है। बीन प्लांट्स एंड अदर लिग्यूम्स दे लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। ये जो मटर की फैमिली होती है ना, पी फैमिली जिसको हम कहते हैं, इस फैमिली के प्लांट्स की एबिलिटी होती है कि शाम के टाइम में इनके पत्ते बड़े ढीले से हो जाते हैं, नीचे को लटक जाते हैं, जैसे बड़े इजी और एक स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और इन द अर्ली मॉर्निंग दे आर रेज्ड, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और फ्रेश लोकेशन में आ जाते हैं, इसीलिए इनको स्लीप मूवमेंट्स कहा जाता है। Actually, these are due to changes in the turgor pressure in the pulvinus. Pulvinus के turgor pressure में change आती है। Pulvinus is actually the place of attachment of leaf with the shoot. Pulvinus क्या है? Petiole होती है लीफ की डंडी, यानी लीफ के वो पोर्शन जिससे वो अपनी शूट के साथ अटैच होता है। अब petiole का वो पार्ट जहां से लीफ शूट के साथ कनेक्टेड होता है, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्वोलन पार्ट होता है, और इसको हम पल्विनस कहते हैं। एक्चुअली दिस पल्विनस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा
पैरेन्काइमेटा सेल्स, यानी यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, and with relatively large intercellular spaces and the central stand of vascular tissues. यानी इन पैरेन्काइमा सेल्स में जो कि पल्विनस वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, इसी वजह से तो ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा फूला हुआ एक इसकी स्वोलन लुक आती है, और इसके सेंटर से वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम भी गुजरते हैं। यही वास्कुलर बंडल होते हैं जो शूट से पल्विनस के जरिए आगे आते हैं पीटियोल में, और पीटियोल से लीफ में जाते हैं, जहां से जाकर ये पूरे लीफ में एक नेटवर्क के फॉर्म में यूजुअली स्प्रेडेड होती हैं। And when the turgor pressure on the lower side of the pulvinus increases, the leaf rises and becomes horizontal. जैसा कि डे टाइम में होता है, पल्विनस के नीचे की तरफ जो सेल्स होते हैं उनमें टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और लीफ खड़ा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। And when the turgor pressure on the lower side of the pulvinus decreases, जैसा कि शाम के टाइम में होता है कि पल्विनस की जो नीचे की तरफ के सेल्स होती हैं वहां से टर्गर प्रेशर कम होता है, सेल से पानी बाहर निकलता है, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, the leaf the lowers and goes to the sleeping position as it happens in case of evening. Let's see the second type, which is the rapid movements in plants. When the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, its leaflets fold together. मिमोसा प्लांट, छुई मुई का पौधा या टच मी नॉट प्लांट, आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो ही हम इसको टच करते हैं उसकी लीफलेट एकदम से बिल्कुल चुड़मुड़ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, एंड दिस रिस्पॉन्स टेक्स ओनली अ सेकंड और टू, 1 से 2 सेकंड के अंदर ये सारा हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे पौधा बिल्कुल मुरझा गया है, resulting from the rapid loss of turgor by the cells in the pulvinus at the base of each leaflet. होता इसमें ये है कि हर लीफलेट की बेस पे जो छोटा सा पल्विनस पोर्शन होता है उसमें से एकदम से पानी बाहर निकलता है, उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और लीफलेट्स बिल्कुल एक फोल्डिंग पोजीशन में आ जाती हैं। रिसर्च हैज शोन दैट एक्चुअली दिस इज ड्यू टू पोटेशियम आयंस व्हिच मूव फर्स्ट, यानी जब हम मिमोसा प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीफलेट्स के पल्विनस पोर्शन में से सबसे पहले पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं और इन पोटेशियम आयंस को फॉलो करते हुए पानी भी बाहर आता है, और इस सेल के बाहर आने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सोस्मोसिस, जिसकी वजह से इस पोर्शन में टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीगेन द टर्गर। इसको नॉर्मल होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लग जाते हैं, एंड रिस्टोर द इंटरनल टर्जिडिटी ऑफ द लीफ, जितने में इसके पोटेशियम आयंस रिस्टोर होते हैं, इसका वाटर बैलेंस रिस्टोर होता है और इसकी टर्जिडिटी रिस्टोर होने में इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कम बैक करने के लिए इट रिक्वायर्स 10 मिनट्स अबाउट। इसीलिए इस प्लांट को टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जब टच करती हैं इसकी लीफलेट्स एकदम से बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं इन मूवमेंट्स की जो तीसरी टाइप है ग्रोथ मूवमेंट्स, यानी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसकी तीसरी टाइप हमने देखनी है। दीज आर द ग्रोथ मूवमेंट्स, एंड दीज ग्रोथ मूवमेंट्स आर एक्चुअली ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल, बड वगैरह में जो उसकी दोनों ऊपर की और नीचे की तरफ होती है वहां पे ग्रोथ रेट डिफरेंट हो जाता है। एक साइड पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, दूसरी साइड पे ग्रोथ रेट कम हो गया, और ये मूवमेंट्स शो होती हैं जिन्हें हम ग्रोथ मूवमेंट्स कहते हैं। इट हैज फर्दर 3 टाइप्स, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड म्यूटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एपिनास्टी मूवमेंट्स। The upper surface of the leaf in the bud condition, it shows more growth as compared to the lower surface. अब यहाँ डायग्राम में आप पहले डायग्राम में देख रही हैं कि एक पोर्शन है प्लांट का और इसमें इसकी दोनों साइड्स शो की हुई है। अब सेकंड वाले में हम देखते हैं कि इसकी जो अपर सरफेस है वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया है। अपर सरफेस ऑफ द लीफ इट इज शोइंग मोर ग्रोथ, वहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस, जिसकी वजह से वो नीचे को बेंड करना शुरू होगा, एंड दिस लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ द बड। बर्ड्स में ये कंडीशन होती है तो बर्ड्स ओपन हो जाती हैं, यानी वो ब्लूम करके फ्लावर्स बन जाती हैं। इट इज शोन बाय द लीव्स, पेटल्स। द सेकंड टाइप ऑफ द ग्रोथ मूवमेंट इज द हाइपोनास्टी मूवमेंट,
And in this case, if the growth in the lower surface of the leaf in the bud condition is more than that of the upper surface, the bud will remain closed. ये उस कंडीशन में होता है जबकि लीव्स के नीचे वाली पोर्शन में ग्रोथ रेट ज्यादा है और ऊपर वाली पोर्शन में ग्रोथ रेट कम है। तो नीचे वाले पोर्शन की ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से बड ओपन नहीं होती बल्कि वो बंद ही रहती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मे बी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि बर्ड्स की ओपनिंग उसके लिए, उस प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हाइपोनास्टी ग्रोथ मूवमेंट शो की जाती है और बर्ड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा टाइम के लिए, 1-2 दिन ज्यादा भी वो फ्लावर्स ब्लूम नहीं करते हैं और वो बर्ड की फॉर्म में रहते हैं। The third type of the growth movement is nutation. The growing tip of the young stem moves in a zigzag fashion due to alternate changes in growth on the opposite sides of the apex. Alternate changes in growth यानी जो यंग स्टेम है एक वक्त में उसके ऊपर वाली साइड में ग्रोथ रेट ज्यादा है और वो नीचे को बेंड कर रही है। कुछ टाइम के बाद उसकी लोअर सरफेस में ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द अपर सरफेस और वो अपवर्ड मूवमेंट में चली जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर दोबारा से उसकी अपर डायरेक्शन में अपर वाली साइड के जो सेल्स हैं वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया और वो नीचे की तरफ आएगी। फिर नीचे की तरफ वाले जो सेल्स हैं उनमें ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, वो ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ऊपर नीचे एक जिगजैग फैशन में यंग स्टेम्स मूव करती हैं क्योंकि उनमें ऊपर और नीचे की साइड्स के जो सेल्स होते हैं उनमें उनकी जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं उनमें ग्रोथ रेट ऑल्टरनेट चेंजेस के साथ होते हैं, यानी ऊपर ज्यादा, फिर नीचे ज्यादा, फिर ऊपर ज्यादा, फिर नीचे ज्यादा, और यंग स्टेम्स एक बिल्कुल जिगजैग फैशन में इस तरीके से वो फिर मूव करती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लांट मूवमेंट्स की जो बेसिक दूसरी टाइप थी। दीज आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स आर एक्चुअली द मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, यानी इनमें जो स्टिमुलस होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होती है इंटरनल की बजाय। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज होती है उसको जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं और उसकी रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड द पैराटोनिक मूवमेंट्स एंड दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। इनकी डिटेल अभी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिटेल में। इससे पहले देखते हैं कि what does the word tropic mean? The word tropic is actually derived from the Greek word that means tropos, यानी एक ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, उससे ये इंग्लिश वर्ड बनाया गया ट्रॉपिक। और ट्रोपोस वर्ड जो है that means turn, बेंड करना, झुकना, मुड़ना, किसी की तरफ उसका झुकाव। And it is the movement in the curvature of the whole organ, यानी पूरा जो प्लांट ऑर्गन है उसके कर्वेचर में, उसकी पोजीशन में, उसके पोस्चर में चेंज आ जाती है, which may be towards or away from the stimulus। अगर वो towards the stimulus है तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, अगर वो away from the stimulus है तो वो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है। और स्टिमुलस इस केस में कोई भी हो सकता है, जैसे लाइट एक स्टिमुलस का रोल प्ले करती है, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक स्टिमुलस का रोल प्ले करती है। टच एक बहुत बड़ा स्टिमुलस होता है। एंड द कॉमन ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। अब हम इन सबको बारी बारी इनकी डिटेल जरा देखते हैं। तो पहली ट्रॉपिक मूवमेंट जो भी हमने स्टडी करनी है दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, कि प्लांट्स के पार्ट जब लाइट के स्टिमुलस में सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट स्टिमुलस सोलर एनर्जी होती है। जब वो सनलाइट को रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। And it is caused by the differential growth of parts of a plant like stem, root। इसमें जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं ना उनमें भी ग्रोथ रेट में कुछ चेंज आती है। अगर उनका ग्रोथ रेट ऊपर वाली या नीचे वाली साइड पे ज्यादा होता है इस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, तो उसकी वजह से ये ऊपर को या नीचे को, यानी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करती हैं। जैसे जो स्टेम है वो टुवर्ड्स सोलर एनर्जी मूव करती है, टुवर्ड्स सन मूव करती है, इसके मूवमेंट को हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और जो रूट्स होती हैं वो अवे फ्रॉम द सोलर एनर्जी मूव करती हैं।
और जिनको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दोनों एग्जांपल्स देख पा रही हैं। अब इसकी सेकंड टाइप है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लाइंबिंग वाइन्स, जो बेलें ऊपर को चढ़ती हैं, अक्सर उनमें आपने नोटिस किया होगा कि वो इस तरह से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट वगैरह के साथ वो लिपटती जाती हैं। When they come in contact with some solid object, the growth on the opposite sides of the contact increases and the tendrils coil around the sport. अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में लोग जब बेलें लगाते हैं तो उसके साथ डोरी बांध देते हैं, कोई रस्सी या तार लगा देते हैं, या नेचुरली इन्वायरमेंट में जब ये बेलें वगैरह वाइन्स ग्रो करती हैं, इनके साथ कोई रस्सी या तार नहीं होती है, तो ये किसी पास उगने वाले बड़े दरख्त या बड़ी टहनी के गिर्द लिपटना शुरू हो जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि जब ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को इनको टच का स्टिमुलस मिलता है तो उसके दोनों तरफ वाले, उसके ऑपोजिट साइड्स वाले जो सेल्स होते हैं उनमें एकदम से ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है और टेंड्रिल्स जो हैं वो इसके गिर्द कॉइल, बल खाती हुई उस स्पोर्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं और बल खाते हुए ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाती हैं। Next is the chemotropism. Chemotropism is the movement in response to some chemicals. The hyphae of some fungi, they are chemotropic. Fungi के hyphae जो हैं वो उनकी mating types होती हैं, वो अपनी mating type को sense करते हैं और उस तक पहुंचते हैं और वहां जाकर वो उसको fertilize करती हैं। और इस केस में जो stimulus है वो external stimulus होता है, वो उसको sense करती है। So these are the वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रॉपिज्म। अगर वो ट्रॉपिज्म उस केमोट्रॉपिज्म में उस केमिकल की तरफ मूव कर रही है तो उसको पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, और अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो भी फिर नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर, यानी प्लांट्स के पार्ट जो वाटर को रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपनी मूवमेंट शो करती हैं। दीज आर कॉल्ड द hydrotropism. The growth of the roots towards the water is due to positive hydrotropism. अब यहाँ पे डायग्राम में देख रही है ना कि पानी से थोड़ा दूर भी अगर वो कोई दरख्त लगा हुआ है तो उसकी रूट्स ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पानी की तरफ को ग्रो करना शुरू कर देती हैं, यानी वो वाटर की तरफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का रिस्पॉन्स शो करती हैं। The growth of the shoots away from the water is an example of negative hydrotropism. Shoots हमेशा पानी से ऊपर की तरफ away from the water जाती हैं, जो कि negative hydrotropism की example है। The next type is geotropism. It is the response to gravity, यानी हमारी अर्थ की जो एक नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स जो मूवमेंट शो करते हैं, that is called the geotropism. रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी रूट्स जो है वो जियोट्रॉपिक इफेक्ट के पॉजिटिव उसकी तरफ मूव करती है, अंदर की तरफ जाती है हमेशा जमीन के। एंड द शूट्स दे डिस्प्ले द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट्स हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा नेगेटिव रिप्लाई करती हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। Now we will start the second type of the paratonic movement, that is the nastic movements. These are the non-directional movements of the parts of plant in response to external stimuli. यानी ये वो movements हैं जिनमें plants के part move तो करते हैं, stimulus भी external है, movement का पता लग रहा है कि हुई है लेकिन कोई खास direction नहीं होती, पता नहीं चलता कि ये जो movement हुई है ये किस direction में हुई है। And these are of two types, निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टिक। पहले इसमें हम निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स को देखते हैं। These are shown by the organs in response to external stimuli and leading to differential changes. यानी इनकी जो ग्रोथ रेट होता है उसका ग्रोथ रेट डिफरेंट हो जाता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का रेट डिफरेंट हो जाता है, और ग्रोथ का रेट ऐसे डिफरेंट होता है कि उनका टर्गर प्रेशर कम या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रेट भी डिफरेंस हो जाता है। एंड निक्टिनास्टी मूवमेंट्स इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी। फोटोनास्टिक मूवमेंट्स को देखते हैं। इन दिस केस ऑफ फोटोनास्टिक मूवमेंट्स द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड।
फोटो पीरियड वो ड्यूरेशन होता है जिसमें किसी भी प्लांट के लिए सनलाइट अवेलेबल होती है, और ये फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली प्लांट्स की फ्लावरिंग में, जिससे फ्लावर्स जो होती हैं कुछ वो डे टाइम में ओपन हो जाती हैं क्योंकि उनको लाइट इंटेंसिटी अच्छी लगती है, वो उसके रिस्पॉन्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं, और रात के टाइम में मगरिब के बाद उनके जो फ्लावर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू क्लोज देयर फ्लावर्स ड्यू टू चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उनके फ्लावर्स बंद होना शुरू हो जाती हैं, दिन के टाइम में उनके जो फ्लावर्स होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। The next type of the nastic movement is the thermonasty. It is due to temperature. इसमें temperature का रोल होता है जो stimulus है. The flowers of tulip they close at night because of the rapid growth in the lower side and by the upward and the inward bending of the petals. शाम के टाइम में जो ट्यूलिप के फूल होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। शाम के टाइम में टेम्परेचर कम होता है तो इसके फूल बंद होना शुरू हो जाती हैं, और होता एक्चुअली इसमें ये है कि इसकी जो लोअर साइड होती है, इसकी जो लीव्स की लोअर साइड होती है वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द अपर साइड, जिसकी वजह से जो इसकी पेटल्स हैं वो अपवर्ड और इनवर्ड ऊपर को और अंदर की तरफ झुकती हैं और ये दोबारा से बंद होने वाले बर्ड की फॉर्म में आ जाती हैं। एंड द लास्ट इज द हैप्लोनास्टिक मूवमेंट्स। दीज आर द मूवमेंट्स व्हिच अकर इन रिस्पांस टू कांटेक्ट, यानी प्लांट के या प्लांट के पार्ट्स के साथ जब कोई कांटेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उस वक्त ये मूवमेंट शो की जाती हैं। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड द एक्शन ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप का आपको शायद पता हो कि ये एक पौधा होता है जिसके लीव्स मॉडिफाई हो गए होती हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे गर्ल्स के बालों को लगाने के लिए कैचर होता है ना, उस तरह से। इसके ऊपर जब कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये उसको ट्रैप कर लेता है, ये बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट इसके अंदर ही रह जाता है और ये अंदर ही अंदर उसको डिसॉल्व करके अपने न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कांटेक्ट के रिस्पांस में ये जो मूवमेंट शो की जाती हैं, these are called the हैप्लोनास्टिक movements. Now we will start the role of the plant growth substances in the plant movement. हमने इस लेसन के स्टार्ट में बात की थी ना कि प्लांट्स में ब्रेन तो होता नहीं है, नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो उनमें कौन डिसाइड करता है कि प्लांट की ग्रोथ अब ऐसे होनी चाहिए, अब ऐसे होनी चाहिए। These are actually the plant growth substances और plant hormones ये कहलाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती हैं। Plants do not move from one place to another like the animals, but their organs they show movements and these movements are controlled by hormones. Auxins play major role in this. Auxin बहुत ही important hormone है, the most famous hormone आप कह सकते हैं plants में, जो कि इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और प्लांट्स हार्मोन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं टू ग्रुप्स में। ग्रोथ प्रोमोटर्स यानी जो ग्रोथ रेट को इनहैंस करते हैं, तेज करते हैं, एंड द ग्रोथ इनहिबिटर्स जो कि ग्रोथ रेट को कम करते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सिन का रोल फोटोट्रॉपिज्म में, यानी फोटोट्रॉपिज्म क्या था, वो प्लांट का रिस्पॉन्स जो कि सोलर एनर्जी के रिएक्शन में दिया जाता है, इसमें ऑक्सिन क्या रोल प्ले करते हैं। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स जिन्हें इंडोलेस्टिक एसिड या IAA एब्रिविएशन में कहा जाता है, इन द कोलेप्टाइल स्टम्प्स प्रोड्यूसेस अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट कॉजिंग अ बेंड इन द ऑर्गन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ ये बहुत अच्छी डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक छोटी सी स्टेम का पार्ट है और ये स्ट्रेट है, यानी इसकी दोनों साइड्स पे जो ग्रोथ रेट है वो सेम है। फिर हम सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी स्टेम में बेंडिंग होना शुरू हो गई है। एक्चुअली जब इसमें ग्रोथ होना शुरू हुई तो इसकी एक तरफ के जो सेल्स थे उनमें ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ के जो सेल्स थे उनमें ग्रोथ रेट कम हो गया। इस वजह से ये झुकना शुरू हो जाएगी, ये मुड़ना शुरू हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बेंड करेगी लाइट की तरफ, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, जिसकी वजह से ये ऑक्सिन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि एक तरफ के सेल्स में अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट यानी एक तरफ के सेल्स को ज्यादा बड़ा करते हैं, वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा करते हैं, और दूसरी तरफ के दूसरी साइड के जो सेल्स होते हैं उनमें ग्रोथ रेट कम कर देते हैं। पॉलिप्टाइल इज द पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग इन द इमर्जिंग शूट इन मोनोकोटिलेडन सच एज ग्रासेस, यानी ये एक कवरिंग सी होती है जिसकी वजह से कुछ साइड पे
ये उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और इसकी एक तरफ ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाता है और इसकी दूसरी साइड पे ग्रोथ रेट कम हो जाता है। Now we will talk about the role of auxins in geotropism. Auxins are responsible for the positive geotropism of roots and negative geotropism of stem. यानी ऑक्सिन वो हार्मोन है जो कि रूट्स को फोर्स करते हैं ग्रेविटी की तरफ जाने में और स्टेम को फोर्स करते हैं या उसको हेल्प करते हैं ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द रूट सेल्स। ये ग्रोथ सेल्स की रूट सेल्स की ग्रोथ को कम करता है। एक्चुअली द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस दे इलोंगेट एंड द रूट गव्स डाउनवर्ड। कि रूट के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड्स के जो सेल्स होते हैं उनमें से ये ऊपर वाली साइड के अपर वाले सेल्स में ग्रोथ रेट को ज्यादा कर देता है और नीचे वाली साइड के सेल्स की ग्रोथ रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से रूट बेंड होकर नीचे की तरफ आती है। एंड दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम सेल्स। Actually, the cells on the lower surface of the stem they elongate and the stem curves upward. अब यहाँ पे याद रखने की बात बेटा ये है कि रूट में और स्टेम में ऑक्सिन का रोल डिफरेंट है। रूट में ये अपर सरफेस के जो सेल्स हैं उनको इलोंगेट करता है ताकि रूट की बेंडिंग हो डाउनवर्ड पोजीशन में, और स्टेम में जो लोअर सरफेस के सेल्स हैं उनको ये इलोंगेट करता है ताकि स्टेम की बेंडिंग हो अपवर्ड। यही रीजन होती है ना कि फार्मर्स जब खेतों में बीज लगाते हैं तो वो तो बिल्कुल रैंडमली लगाते हैं ना। अब ये ऑक्सिन होता है जो रूट को नीचे की तरफ लेके जाता है और स्टेम को ऊपर की तरफ लेकर आता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन द नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन द ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें एक एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिन्स शामिल होते हैं और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं जैसे कि जिब्रेलिन्स हैं। तो बेसिकली ये जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स का एक बैलेंस होती हैं, इसकी वजह से ये मूवमेंट्स शो की जाती हैं। However, it is observed that epinasty is due to auxin. एपिनास्टी वो कंडीशन थी जिसमें हमने देखा था कि फ्लावर्स ब्लूम करती हैं, बट जो है वो ओपन होती है, तो ये ऑक्सिन की वजह से होती है। एंड हाइपोनास्टी इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स। हाइपोनास्टी वो कंडीशन थी जिसमें फ्लावर जो है वो बड की फॉर्म में रहता है, बड ओपन नहीं होती, और इसमें साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जिब्रेलिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा लेसन आज का कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं अपने आज के लेसन का एक छोटा सा रिकैप। सबसे पहले इसमें हमने देखा प्लांट्स मूवमेंट्स। प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं? एक्चुअली प्लांट्स दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर पोजीशन। अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये जहां पर फिक्स होती हैं वहीं पर कुछ मूवमेंट्स शो करती हैं, जिससे पता चलता है कि ये रिस्पॉन्स करती हैं अपने स्टिमुलस को। प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं इनकी हमने टाइप्स देखी। दे आर कैटेगराइज्ड एज ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि किसी इंटरनल कॉज की वजह से होती है, और पैराटोनिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेस या एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है। फिर हमने टाइप्स देखी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की। इसमें हमने टेक्टिक मूवमेंट्स को देखा, विच आर द मूवमेंट्स ऑफ द होल सेल और द ऑर्गन। पूरा प्लांट या उसका पूरा सेल मूव करता है। एंड दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फोटोटैक्टिक एंड द कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक मूवमेंट में वो सोलर एनर्जी को यूजुअली रिस्पॉन्स करती हैं और मूवमेंट शो करती हैं, और कीमोटैक्टिक में वो केमिकल्स जो उनके सराउंडिंग मीडियम में होते हैं उन केमिकल्स को सेंस करते हैं और उस तक पहुंचते हैं और अपनी मूवमेंट शो करती हैं। टर्गर मूवमेंट देखी हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की सेकेंड टाइप, जिसमें टर्गर प्रेशर में चेंजेस आती हैं और प्लांट्स की कोई ना कोई मूवमेंट शो होती है। इसमें हमने स्लीप मूवमेंट्स देखी हैं जो कि बीन प्लांट्स में या गिलिग्यूम फैमिली में अक्सर होती है कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में उनके पत्ते बिल्कुल ढीले से हो जाते हैं जैसे सोए हुए हों, और सुबह होते ही उनका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। फिर इसी में हमने रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स देखा, जिसमें हमने मिमोसा प्लांट को स्टडी किया कि मिमोसा प्लांट को जो ही टच किया जाता है तो इसकी लीफलेट्स दे होल्ड टुगेदर, बेंड हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाती हैं, क्योंकि इसमें से भी पोटेशियम आयंस बाहर निकलती हैं जिसके साथ पानी बाहर होता है और इसका टर्गर प्रेशर बहुत कम हो जाता है
और ये इसको रिस्टोर होने में तकरीबन 10 मिनट्स का टाइम लगता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की थर्ड टाइप में हमने ग्रोथ मूवमेंट्स को स्टडी किया। ग्रोथ मूवमेंट्स में ग्रोथ ऊपर और नीचे वाली दोनों साइड्स में डिफरेंट होती है। एपिनास्टीज में हमने देखा अगर ग्रोथ जो है वो नीचे वाली साइड में ज्यादा है देन इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ द बड। हाइपोनास्टी में हमने देखा इफ द ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस इज मोर देन इट लीड्स टू द क्लोजिंग ऑफ द बड, बड ओपन नहीं होती है। और रोटेशन में ग्रोथ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, ऑल्टरनेट होता है, ऊपर ज्यादा फिर नीचे ज्यादा फिर ऊपर ज्यादा फिर नीचे ज्यादा, और इस तरह से जो यंग स्टेम्स हैं वो एक जिगजैग फैशन में मूव करती हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स हमने देखी जिसमें जो मूवमेंट्स हैं वो किसी भी एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में शो की जाती हैं। इसके टाइप्स में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी विच आर शोन बाय सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसमें हमने फोटोट्रॉपिज्म देखा। फोटोट्रॉपिज्म में सोलर एनर्जी को रिस्पॉन्स किया जाता है। थिग्मोट्रॉपिज्म जिसमें किसी भी स्टिमुलस ऑफ टच को रिस्पॉन्स किया जाता है। कीमोट्रॉपिज्म किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर। एंड जियोट्रॉपिज्म द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स अगर टुवर्ड्स द सोर्स हो रही हैं दीस आर कॉल्ड द पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एंड इफ दीस ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर अकरिंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अपने स्टिमुलस से पीछे की तरफ होती हैं तो ये नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसकी पैराटोनिक मूवमेंट्स की सेकंड टाइप में हमने नास्टिक मूवमेंट्स को देखा जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जिसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कि मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हुई है। इसकी पहले टाइप में हमने निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स देखी। निक्टिनास्टिक मूवमेंट जो है दे मे बी फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी मूवमेंट जो है, फोटोनास्टी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, फोटो पीरियड इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, और थर्मोनास्टी में टेम्परेचर जो है वो एक स्टिमुलस का रोल प्ले करता है। जैसे ट्यूलिप के फ्लावर्स जो हैं वो शाम को बंद हो जाती हैं और सुबह को दोबारा से खिल जाती हैं। फिर नास्टिक मूवमेंट्स में हमने हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स देखे जो कि किसी भी टच स्टिमुलस पे होती हैं, जिसकी एग्जांपल में वीनस फ्लाई ट्रैप है, किचन प्लांट वगैरह आ जाती हैं कि जब उनके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंसेक्ट वगैरह आकर बैठता है तो वो उसको ट्रैप कर लेती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है, यानी इनमें टच का स्टिमुलस जो है वो इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने ऑक्सीजन का रोल देखा फोटोट्रॉपिज्म में और जियोट्रॉपिज्म में कि ऑक्सीजन किस तरह से फोटोट्रॉपिज्म को प्लांट्स में स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं और रूट्स में नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। ऑक्सीजन रूट में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं और शूट्स में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। रोल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स को हमने स्टडी किया कि ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स ये दोनों मिलकर नास्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, यानी एक्चुअली जो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स का एक बैलेंस होती हैं। अपने आज के लेसन के एंड में हमने आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स तैयार किए हैं। आपने लेसन अच्छी तरह से समझना है, आपने इसको बुक से स्टडी करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन पैराटोनिक एंड ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट इज एक्सिबिटेड बाय द क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल। डिस्कस which stimulus causes the Turgor movements. Question number 4 is what is pulvinus. Question number 5 is what is the role of potassium ions in the rapid movement of leaflets. Question number 6 is the opening of bud causes which type of growth movement. Question number 7 is which growth movement allows the young stem to move in a zigzag fashion. Question number 8 is how is chemotropism different from chemotactic movement? Question number 9 is define thigmotropism with an example. Question number 10 is which type of movements are exhibited by the Venus flytrap? Question number 11 is why do tulip flowers close at night? Question number 12 is how do photonasty occur? Question number 13 is state the role of indoleacetic acid or IAA in phototropism. Question number 14 is how do auxins affect gravitropism?
And the last question number 15 is name the hormones which affect epinasty and hyponasty. Wish you all the best. Thank you. Allah Hafiz.